अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक वाक़या हुआ है और वो ये कि इमरजेंसी लिफ्ट हो गई है और इमरजेंसी के बाद एक नया सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। इलेक्शंस आ रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज भी हम मुख्तलिफ लोगों से बात करके इसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अब आने वाले दिन हैं ये हमें किस तरफ लेके जाएंगे। इसका आज हम तज्जिया करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और टेलीफोन पर ही सबसे आज बात होगी। हमारे स्टूडियोज़ में आज प्रोग्राम के दौरान लोग नहीं होंगे, हम टेलीफोन पे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लंदन और बात करते हैं MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्ताफ़ साहब, आपको हमने जहमत दी और आज आपसे बात सिर्फ ये पूछनी है कि आप देख रहे हैं कि एक बिल्कुल नया सिनेरियो हम उभरता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इमरजेंसी लिफ्ट हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हो गया है और प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्होंने अपना जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। इस पूरे सियासी मंजरनामे को आप लंदन में बैठ के किस तरह इवेल्युएट कर रहे हैं? आपकी पार्टी के लिए भी इसमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह आप इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं? देखिए, जहां तक इमरजेंसी हटाने का ताल्लुक है तो बात सिर्फ इमरजेंसी हटाने की नहीं है जी। इमरजेंसी हटाने के साथ साथ दीगर और बहुत से ऐसे वादे जो सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने कौम से किए थे वो उन्होंने अपने वादे पूरे किए। अगर आप खाली इमरजेंसी की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल ताजा तरीन बात है। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी मिलिट्री या फौजी मार्शल लॉ कह लें या इक़्तिदार कह लें फौजी हुक्मरानों के आए, मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि फौज का सियासत में अमल दखल होना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी एक फर्द पर नहीं डाली जा सकती। उसमें हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। 1999 12 अक्टूबर 1999 को सदर ममलिकत ने जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से और फौज ने इख्तिदार संभाला और ये वादा किया कि इलेक्शन कराए जाएंगे। ये वादा पूरा हुआ। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी फौजी हुकूमत या फौजी हुक्मरान ने अपने वादे पर कायम रहते हुए आम इंतखाबात कराकर इख्तिदार अवाम के नुमाइंदों को मुंतखब किया। 2002 में सन 2002 में इलेक्शंस कराए। वो इख्तिदार उन्होंने अवाम को मुंतकिल किया। पार्लियामेंट ने 5 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर दुश्वारियों, रुकावटों, मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंट ने काम किया। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जिसका आपने जिक्र किया है उसमें इमरजेंसी का निफाज के साथ साथ इमरजेंसी का निफाज का खात्मा किया, आईन बहाल किया। जहां तक वर्दी उतारने का ताल्लुक था और सिविलियन सदर बनने का ताल्लुक था, वो भी उन्होंने वादा पूरा किया। यूनिफॉर्म उतारी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मुल्क में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और सदर जो है अब फौजी सदर नहीं है, वो सिविलियन सदर है। और इस तनाजुर में अगर हम देखें और मवाजना करें सदर परवेज मुशर्रफ साहब का दीगर जर्नैलों की हुकूमत से, तो मैं ये नहीं कहता कि
उनका दौर कोई फरिश्तों का दौर था, सबसे दुनिया में अच्छा दौर था। लेकिन पाकिस्तान की 60 साला हिस्ट्री में दीगर जर्नल हुक्मरानों में बेहतर दौर जो था वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का था, जो अब सिविलियन सदर हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि सियासी इंतकाम जिस तरह माजी की फौजी हुकूमतों ने रवैया इंतकामी सियासत का अपनाया, वो सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने नहीं अपनाया। और सब्र व तहम्मुल, कुव्वत बर्दाश्त से जिस तरह सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने काम लिया, मुजाहरा किया सब्र तहम्मुल का, वो माजी में ऐसी मिसालें। तो इसमें अल्ताफ साहब, ये तो आपने कहा कि उनके वादे उन्होंने पूरे किए, अब जो फ्यूचर सिनेरियो बन रहा है उसका जरा आप बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह के आप फोर्सी कर रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद नए अलायंसेस, नई सारी जो सफ बंदी है वो होगी, या पिछली जो एक हुकूमत का सिलसिला था वही एलाइज वही आगे चलेंगे? किस तरह आप देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, पहली बात तो ये है कि तमाम अपोजिशन जमातों को सदर ममलिकत ने कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए इजाजत दी कि वो मुल्क में आए। और वो मुल्क में नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी तशरीफ लाई, और दीगर जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनके जो मुतालबात थे वो भी तकरीबन तमाम के तमाम मुतालबात पूरे हो गए। अब 8 जनवरी 2008 को जो इलेक्शंस होने वाले हैं, होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी और मजहबी जमातों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि अगर सदर साहब कल गैर आईनी सदर थे तो 2002 के इलेक्शन में भी, आम इंतखाबात में भी इन जमातों को हिस्सा लेना नहीं चाहिए था। उसमें सबने हिस्सा लिया, तो इस मर्तबा भी सबको हिस्सा लेना चाहिए। और जो जमात, हाँ वो पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग हो, हाँ वो मुस्लिम लीग काफ हो, हाँ वो कोई और मजहबी जमात हो या MQM हो, जिस जमात की अक्सरियत हो उसको हुकूमत में हुकूमत उसके हवाले करनी चाहिए। लेकिन मैं जो सूरत हाल देख रहा हूं कि कुछ बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शंस का, कुछ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बखुशी और बरजा, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि एहतजाजन हम हिस्सा ले रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि साहब हमारे कागजात मुस्तरद हो गए तो हम फिर भी हिस्सा ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। कहने का मेरा मकसद ये है कि इस सूरत हाल में जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है वो मुझे कुछ ऐसा नजर आता है कि शायद कोई एक सियासी पार्टी वो यकसर बहुत बड़ी अक्सरियत या 2/3 2/3 मेजॉरिटी न ले सके। पाकिस्तान के अवाम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है प्रेजेंटली, यानी एट प्रेजेंट जमीनी हकायक जो है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज की बातें हैं ये। और ऐसी सूरत में आप बताइए कि कोई एक पार्टी
वो अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी कैसे हासिल कर सकती है। अब इसका इल्जाम अगर गवर्नमेंट पे सिर्फ इसलिए लगाया जाए कि खुद को बरीउ जिम्मा करार दिया जाए, अपनी अपनी गलतियों पर तो लोग देखते नहीं हैं, अपनी अपनी जमात की गलत पॉलिसियों को लोग देखते नहीं हैं, और इल्जाम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर लगाना, ये तो हमारे यहाँ एक रीत, रिवायत या सियासत का एक हिस्सा बन चुकी है। मुल्क का कोई एक इंतखाब ऐसा मुझे पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी रहनुमा और सियासी जमातें बता दें कि इलेक्शन से पहले उन्होंने रिगिंग होगी, रिगिंग होगी, रिगिंग होगी ये बात ना कही हो। तो ये रिगिंग का चर्चा करना या अपोजिशन जमातों की तरफ से रिगिंग की बातें करना, तो ये भी एक पाकिस्तानी सियासी जो कल्चर है उसकी रिवायत का हिस्सा रहा है। ग्राउंड रियलिटीज नेशनली, इंटरनेशनली एंड जो वेस्ट एशिया रीजन की जोग्राफियाई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सिचुएशन है, उसको सामने रखा जाए। 9/11 के बाद जो वेस्ट एशिया में जो तब्दीलियां आई हैं, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला करना, इराक के ऊपर अमेरिका का हमला करना, इसके बाद दुनिया की जो सूरत हाल बदली है उसका जायजा लेकर मुल्क यकीनन इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि मुल्क टूट जाएगा ये कतई गलत है। ये ग्राउंड रियलिटीज के कतन बरक्स है। Everything you need to keep in touch without keeping a lot. The Nokia 6120 Classic. Be more Nokia. एक रूहानी सफर का आगाज, ईमान एक, जज्बा एक, मंजिल एक। अपने रूहानी सफर का आगाज कीजिए आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स के हज सेवर अकाउंट के साथ। आज की बचत, कल फरीज़ाए हज। अभी कॉल करें 111-468-378। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पे मुनाफे का दारोमदार मार्केट के हालात पर है। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि अब अगर भारत न्यूक्लियर पावर है तो उसके तो साइंसदानों के बारे में बैनुल अक़वामी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी मुतालबा नहीं करती कि जो साइंसदान है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के, न्यूक्लियर फील्ड के, उन तक हमारी एक्सेस की जाए या उन्हें हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि भाई जो साइंसदान हैं, हेलो जी 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 फरमाइएगा, अल्ताफ साहब फरमाइएगा। जो पाकिस्तान के साइंसदान हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि
उन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक्सेस दी जाए। सवाल ये पैदा होता है, डॉक्टर कदीर खान साहब पाकिस्तान के वो हीरो हैं जिन्होंने मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इसके साथ उनके साथियों ने बड़ा किरदार अदा किया है, जैसे डॉक्टर समर मुबारक साहब हैं व दीगर हैं। अब सदर साहब पर ये इल्जाम लगाना कि अमेरिका के एक फोन पर या एक धमकी में आ जाते हैं, तो फिर ये बातें करना कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो अमेरिका को पाकिस्तान में दाखिल भी होने की इजाजत दे देंगे और सदर ये अपने साइंसदान जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, इन तक एक्सेस भी दे देंगे। सॉवरेन नेशन है पाकिस्तान, कोई जरूरत नहीं है ना किसी को दाखिले की इजाजत की, ना किसी साइंसदान तक एक्सेस देने की। पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। तो दूसरे जो उन्हीं ताकतों को ये इशारे दे रहे हैं, ये पेशकशें कर रहे हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, कारगिल की जंग बंद कराने वाले वो भी चीख चीख के ना सही तो छुप छुप के टेलीफोन पे चोरी 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 यानी चोरी चोरी चुपके चुपके, ये भी तो एक इश्क लड़ाने का तरीका होता है जी, एक खुल के होता है इजहार मोहब्बत। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें अल्ताफ साहब आखिर में मुख्तसरन एक बात, एक इम्पोर्टेंट माजरत के साथ जो कारगिल की जंग बंद कराने वाले हैं, तो वो भी तो उस वही देख रहे हैं जिसका इल्जाम मौजूदा हुकूमत या सदर ममलिकत पर लगाते, वहीं से क्लियरेंस लेते हैं और फिर पाकिस्तान आने की इजाजत और फिर एक्टिविटीज मुकदमात होने के बावजूद आजादाना सबको इख्तियार है। सदर साहब ने सबको दिया है इख्तियार कि साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कोई मावराए अदालत कत्ल नहीं हुआ 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर, जबकि पिछली हुकूमतें जो जमहूरी हुकूमतें नाम निहाद रही हैं। मैं सबूत और शवाहिद के साथ कहता हूं कि जमहूरी हुकूमतों के दौर के अंदर मावराए अदालत या कत्ल यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन हुए हैं, और सब जो कहते हैं यात्रा अमेरिका की करना, तो अमेरिका की यात्रा कौन नहीं करता, बार बार कौन नहीं करता, और जो नहीं करते हैं वो यात्रा की रोजाना तस्वीरें पढ़ते हैं, अमेरिका यात्रा अमेरिका यात्रा अमेरिका यात्रा अमेरिका यात्रा। अच्छा अल्ताफ साहब, एक चीज मुझे जरा आखिर में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया है, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया में पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक टसल चल रही थी जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को कहा है कि आप अपनी हुदूद में रहें। अब ये पाकिस्तान में भी इससे पहले ये हो चुका है। ये सारा जो दोनों अगर सिनेरियोज को आप देखें तो आप इनका कैसे मुवाजना करेंगे? जुडिशल एक्टिविज्म आप इंग्लैंड में भी रहते हैं, वहाँ पे भी आप देखते होंगे, तो हमारे यहाँ जो जजेस की वजह से जुडिशल एक्टिविज्म की बात हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजेस को कहा है कि आप अपनी हुदूद में रहा करें, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने इंडिया की मिसाल दी, तो जहां कहीं भी इदारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, अगर ये अपने दायरे कार से आगे बढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर
आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। हो सकता है सख्त बात जरूर मैंने कही हो, लेकिन मैंने कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जो लफ्ज इस्तेमाल माजी में मीडिया के अंदर हुए हैं, यानी ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो कानून, हर कोई कानून का और हुदूद का पाबंद है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म की जो बात है, तो अगर भारत हो या बरतानिया, वो ये कहे कि साहब सेंट्रल लंदन के अंदर ट्रैफिक जाम हो गया है, ट्रैफिक सेंट्रल लंदन में जाम रहता है, लिहाजा इसको एक दिन में खोल दिया जाए, तो अदालत की जानिब से ये फैसला देना तो बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि वहां लाखों कारें मौजूद होती हैं, बसें मौजूद होती हैं, दीगर व्हीकल्स मौजूद होते हैं, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, तो रास्ते पुराने बने हुए हैं, वहां पर एक दिन में मसला कैसे हल होगा? ये काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्जीक्यूटिव का काम है। उन्होंने वहां पर अब ये किया है कि टैक्स लगा दिया है, 8 रुपए आप दीजिए और अपनी कार आप सेंट्रल लंदन में ले जाइए। अगर आप 8 रुपए नहीं दें तो सेंट्रल लंदन से पहले कहीं आप पार्क कीजिए और वहां से बस में या ट्रेन में आप सफर करके जाइए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म अगर इस बात पर आ जाए कि साहब अब ट्रैफिक भी आप खोलें, अब ट्रैफिक का निजाम भी दुरुस्त करें, अब नाले भी साफ करें, आप अब एडमिनिस्ट्रेटिव सारे काम जितने एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो सारे जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जुडिशरी करने लगे, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा क्या होगा? तो भारत में जो हुआ वही बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर वो जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बहुत नुकसान हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शायद आज कोई अंदाजा ना कर सके, आने वाला वक्त जरूर करेगा। अल्ताफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर अपनी ओपिनियन हमें दी है, और अल्लाह करे कि जिस तरह आपने ऑप्टिमिज्म शो किया, पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे, और जो भी लोग खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं या इंटरनेशनल कोई इस तरह की इंट्रीग्स हैं, वो अपने इरादों में नाकाम हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप एक मिनट की सिर्फ मुझे इजाजत और दे दें। जी श्योर जी, प्लीज। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये दुरुस्त है, ग्राउंड रियलिटीज ये है नेशनली और इंटरनेशनली कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम सबको इख्तिलाफात रखते हुए भी एक एजेंडे पे काम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती, इसकी सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी के लिए हम सब एक हैं, सीसा पिलाई भी दीवार है। खुदा की कसम किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान की तरफ फिर निगाह उठा के देखे, और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस तरह मिलकर इस बहरान से भी निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन साहब MKM के रहबर और कायद हमारे साथ मौजूद थे, और तफसील से मुख्तलिफ इशूज़ पे बात अपनी कर रहे थे, और ज़ाहिर है कि जो आखिरी बात उन्होंने की उसमें हम भी उनके साथ शरीक हैं कि इंशाअल्लाह हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो हम साबित करेंगे कि हम एक कौम है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नाजरीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। एक रूहानी सफर का आगाज, ईमान एक, जज्बा एक, मंजिल एक। अपने रूहानी सफर का आगाज कीजिए आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स के हज सेवर अकाउंट के साथ। आज की बचत, कल फरीज़ाए हज। अभी कॉल करें
111468 म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पे मुनाफे का दारोमदार मार्केट के हालात पर है। जितना ज्यादा आप इन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे उतने ही ज्यादा जिंदगी बचाने वाले आलात बीमार बच्चों के लिए मुल्क भर के अस्पतालों में पहुंचेंगे। खादों से आगे जिंदगी। Everything you need to keep in touch without keeping a lot. The Nokia 6120 Classic. Be more Nokia. वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इमरजेंसी के बाद की सिचुएशन के हवाले से। अब क्या सिनेरियो बनने जा रहा है और उसमें क्या क्या मामलात जो हैं वो हम आगे आते हुए देख रहे हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज़ का रद्द-ए-अमल जांचने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं मौलाना गुल नसीब साहब के साथ जो कि JUI के रहनुमा है, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, इमरजेंसी लिफ्ट हो गई है और अब इलेक्शंस की तैयारियां ज़ाहिर है कि चल रही हैं। लोग कैंपेन में जा चुके हुए हैं, कुछ लोगों ने बाइकआउट का भी ऐलान किया हुआ है। आपकी पार्टी इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देख रही है? इमरजेंसी के तनाजुर में खास तौर पर कि जो लिफ्ट हुई है, आप पूरा सिनेरियो किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम या इस वक्त जो मुत्तहिदा मजलिस आमल इलेक्शन में जो हिस्सा ले रही है, वो ये समझती है कि हमारा जद्दोजहद जमहूरी है और वोट के जरिए से इंतकाल इक़्तिदार के हम कायल है। तो तमाम कमजोरियों के बावजूद भी यही मुल्क और कौम के मफाद में है कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद हम पार्लियामेंट में चले जाए और पार्लियामेंट के जरिए से हम कौम के मसाइल के तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने में कामयाबी हासिल कर सके। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो जाहिर है इमरजेंसी के उठा जाने और आइन के बहाली ये अच्छी इक़दामात है और मेरे ख्याल में सदर साहब ने जिस अंदाज से वादे किए थे वो वक्फे वक्फे से निभा रहे हैं। तो जाहिर है हमारे पास यही एक रास्ता है कि कैसी भी हो लेकिन जमहूरियत के तरफ अगर सफर का आगाज हो सकता हो तो हम दूसरी रास्तों को नहीं अपना सकते हैं। यही रास्ता बेहतर है और जिन लोगों ने इलेक्शन का बायकाट किया है उसके मंतिक और दलील तो हमारी समझ से बालातर है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो इलेक्शन में जाने का है और हम जा चुके हैं और हम हिस्सा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कौम और मुल्क के मफाद में होंगे। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जो अक्सर बात होती रही है आपकी पार्टी के हवाले से कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके साथ आप मिलकर कुछ सीट एडजस्टमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किन पार्टीज़ के साथ सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं आपकी? मेरे ख्याल में जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है तो मैं मुत्तहिदा मजलिस आमल सूबा सरहद का सदर हूँ और सूबा सरहद के हवाले से अब तक मुत्तहिदा मजलिस आमल ने एडजस्टमेंट के लिए जो सीटें जिन जमातों को मिली है उनके अंदर उनको एडजस्टमेंट के इजाजत दी गई है, लेकिन अब तक इस हवाले से हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दूसरी जमातों से अब तक हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है जी। और MMA का अब स्टेटस क्या है? MMA तहलील हो चुकी है या MMA अभी भी अपना वजूद रखती है? मेरे ख्याल में हम इस बात को वसूख से कहते हैं कि MMA अपना वजूद रखती है और जहाँ तक एक हमारे ताकतवर इत्तिहादी जमात का ताल्लुक है जिसका नाम जमात इस्लामी है, उन्होंने अगरचे बायकाट किया है लेकिन मुत्तहिदा मजलिस अमल की मरकजी सदर ने ये ऐलान भी किया है कि
इलेक्शन में हिस्सा लेना और न लेना ये MMA के इतिहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। और हम भी ये कहते हैं, और इस वक्त 4 जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इलेक्शन लेने के बाद भी मुत्तहिदा मजलिस अमल इसी दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी मुत्तहिदा मजलिस अमल की इजलासात और उसकी सुप्रीम कौंसिल बाकायदा अपना काम करता रहेगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे मौलाना गुल नसीब साहब। नाजरीन, ये UI के रहनुमा, और वो बता रहे थे कि उनकी जमात का क्या मौक़िफ़ है एमरजेंसी के हवाले से, और ख़ास तौर पे MMA के स्टेटस के हवाले से भी हमने उनसे पूछा कि इस वक्त MMA की क्या सूरत है। उन्होंने कहा कि MMA कायम है और ये कायम रहेगी। मज़ीद इस पर बात करेंगे इमरजेंसी के हवाले से एंड पोस्ट इमरजेंसी सिनेरियो के हवाले से, लेकिन एक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सी यू इन अ बिट। अब आपका जैज़ कनेक्शन बन गया लाइफ टाइम कनेक्शन, कभी एक्सपायर नहीं होगा। क्या अब भी कोई तुम्हारे लायक नहीं? जैज़ जैसा साथ देने वाला मिले तो बात हो। और सुनाओ। जितना ज्यादा आप इन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे, उतने ही ज्यादा जिंदगी बचाने वाले आलात बीमार बच्चों के लिए मुल्क भर के अस्पतालों में पहुंचेंगे। ख्वाबों से आगे जिंदगी। ये देश है चांद सितारों का, फूलों का और बहारों का, दिलकश गुलरंग नजारों का और हिम्मत के मीनारों का। सारी दुनिया को बताएंगे जीतेंगे। हर कोना चमका आंगन का, हर गोशा महका गुलशन का, हर गोशा महका गुलशन का। फिर एक अवामी लहर उठी, आया दौर इलेक्शन का। फिर जीत का जश्न मनाएंगे। हम जीतेंगे। जीते पाकिस्तान। इलेक्शन 2008 पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पोस्ट इमरजेंसी सिनेरियो के हवाले से, और चूंकि इमरजेंसी लिफ्ट हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हो चुका हुआ है, और मुख्तलिफ पार्टीज़ का रद्द-ए-अमल हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की MQM के रहनुमा से, अल्ताफ़ हुसैन साहब से लंदन से, और उन्होंने तफसील से अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बयान किया, और उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर पोस्ट इमरजेंसी सिनेरियो के हवाले से वो क्या सोचते हैं और समझते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही के एक रहनुमा जनाब सेनेटर कामिल अली आगा साहब से बात करते हैं, और आगा साहब से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, उम्मीद है कि आपकी कैंपेन सही चल रही होगी। आप ज़रा हमें बताइएगा कि इमरजेंसी लिफ्ट हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हो चुका है, और प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि उन्होंने अपने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं। अब इलेक्शन कैंपेन भी ऑन है, कुछ पार्टीज जो हैं वो बाइकआउट भी कर रही हैं। आपकी पार्टी जाहिर है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप आइंदा चंद दिनों में, आइंदा चंद हफ्तों में? देखें कथारा साहब, जिन पार्टियों ने मैं समझता हूँ कि बाइकाट किया है वो तो अब मेरे ख्याल में पछता रही हैं,
और वो महसूस कर रही होंगी कि जो उन्होंने किया वो गलत था, और वो चूंकि अब अपने किए हुए जाल में खुद फंस गई हैं, इसलिए वो वापस नहीं आ सक रही। तो बाकी पार्टियां तो जो मेजर पार्टियां हैं वो तो इलेक्शन में आ चुकी हैं, और वो 2 पार्टियां या 3 पार्टियां जो हैं वो उनकी तो असेंबली के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन तो बड़े सही तरीके से जा रहा है, और आस्ता आस्ता बूस्टअप भी हो रहा है, कैंपेन भी बूस्टअप हो रही है। तो अवाम की पार्टिसिपेशन भी दिन ब दिन बढ़ रही है, और बाईकाट वाला मसला तो कोई नहीं है। और अब फेयर एंड फ्री इलेक्शन में भी कोई शुबा नहीं है। जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि जो बेहतरीन इलेक्शन होगा वो 2008 का इलेक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात हैं वो भी बड़े साफ और शफाफ है। उन्होंने बैलेट बॉक्स भी जो है वो क्रिस्टल क्लियर किस्म के बैलेट बॉक्स रखती हैं। जो ये इतने आगे साहब इतने क्रिस्टल क्लियर बैलेट बॉक्सेस भी आ गए हैं, लेकिन ऑपोजिशन को तो वो नजर नहीं आ रहे। वो तो कह रहे हैं कि रिगिंग होगी। देखें, ये एक मैं समझता हूँ रवायती रवैया है पाकिस्तान की ऑपोजिशन का, जो इस मुल्क के अंदर हमेशा से जारी और सारी है। वो आदतन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक मैं समझता हूं। अच्छा आगे साहब, एक चीज मैं आपको पर्सनल लेवल पे भी बात करना चाह रहा हूँ कि हम अभी जब ये इलेक्शंस अनाउंस होने थे तो हम आपस में अक्सर बैठ के सोचते थे कि इलेक्शंस होंगे तो इस दफ़ा चूँकि मीडिया आज़ाद है, मीडिया बहुत ज़्यादा है, और फिर हम आईटी टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे चले गए हुए हैं, और हम लोग बड़े खूबसूरत किस्म के इलेक्शंस देखेंगे। और हमने चूँकि थोड़ी सी गलती से कुछ वेस्ट के भी इलेक्शंस देखे हुए हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम उनके करीब करीब कम अज़ कम पहुँच के इश्यूज़ की सियासत होगी, इश्यूज़ के इलेक्शंस होंगे, हम आपस में डिबेट्स करवाएंगे पॉलिटिशियंस की, और एक नया इलेक्शंस जो है वो हम देख सकेंगे। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि मैंने भी देखे हैं पूरे यूरोप के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में। बाज़ औक़ात मैं कनाडा में इलेक्शन थे, वहाँ भी मौजूद था। आयरलैंड में इलेक्शन थे, मैं वहाँ पे भी मौजूद था। इंग्लैंड के इलेक्शन 2 मरतबा मैंने यूके में इलेक्शन होते हुए देखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो उनसे कहीं बदजहा बेहतर होंगे। मीडिया की पार्टिसिपेशन भी उनसे बाहर तौर बहुत बेहतर होगी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज़ादी है, आप जो भी सवाल कर सकते हैं, आप किसी किस्म की भी डिबेट करवा सकते हैं। नहीं, उसमें मेरा जो कंसर्न था, अगर साहब शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, मेरा ये कंसर्न था कि जो पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ वो डिबेट करें इश्यूज़ के ऊपर, जो अभी तक हम नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी जो डिबेट करे कि जी हम मुख्तलिफ पार्टीज के साथ इकोनॉमी के ऊपर डिबेट करते हैं, हम मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के ऊपर डिबेट करते हैं, हम दूसरे इश्यूज के ऊपर डिबेट करते हैं कि हम कैसे। इसमें मेरे ख्याल में आपको किसी ने नहीं रोका, आप डिबेट करवाएं, आप मुझे बुलवाएं, आप पीपल्स पार्टी वालों को बुलवाएं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी जो आप समझते हैं कि इकोनॉमिक्स पे डिबेट हो सकती है, सियासत पे डिबेट हो सकती है, मुआशात पे डिबेट हो सकती है, आप बुलवाएं, लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन फिर अगर साहब एक और चीज जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि हम आपस की जो आपकी पार्टीज हैं वो अभी तक इश्यूज पे बात नहीं कर रही, वो पर्सनल ज्यादा हैं, पर्सनल इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात हो रही है। साहब, पाकिस्तान का एक मैं समझता हूं कि रवायती जो इलेक्शन है उनमें से एक इलेक्शन है, और उसमें ये हमेशा से जो तरीकाकार रहा है, जो रवैया तमाम जमातों का हमेशा से रहा है, वो तो मेरे ख्याल में बदलना एक चुटकी बजाने से तो मुमकिन नहीं होगा। वो आस्ता आस्ता उसमें तब्दीली आएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी किस्म का पाकिस्तान के अंदर कदगन नहीं है किसी डिबेट के ऊपर, और मीडिया आज़ाद है इस मामले में कि वो इन इश्यूज के ऊपर बात करे। और हमारा तो ये मौक़िफ़ है, हम तो ये चाहते हैं कि इश्यूज के ऊपर बात हो, इश्यूज पे डिस्कशन हो, और कारकर्दगी पे डिस्कशन हो, किसने क्या किया अपने दौर के अंदर वो डिस्कस हो, और कौन क्या करना चाहता है वो डिस्कस हो। एक और चीज जो मुख्तलिफ पार्टीज जो शोर कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल
आप लोग बहुत कर रहे हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान है उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है कि सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो नाज़मीन के मुतल्लिक आ रही हैं उनको। देखिए खजाना साहब, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत इल्ज़ाम है। जो ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, आज भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इलेक्शन कमीशन ने तनबीह किया है, तो ये शिकायत तो हमारी तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ये बात भी की है। आज वज़ीर इत्तलात जो इंटरिम गवर्नमेंट के हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर किसी को शिकायत है तो वो बताए कि कोई ऑफिसर कोई जानबदारी से काम ले रहा है तो उसकी इत्तला की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहने की बातें हैं, इस किस्म की कोई बात नहीं है। और ये प्रेशर है इस बात पे कि एक आईनी अदारा जो इस मुल्क में वजूद आ चुका है उसको जो है वो मुअत्तल किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। ये हमेशा से ये रवैया पीपल्स पार्टी का रहा है और वो हमेशा मुसल्लत करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर अपने निचले सतह के कारकुनों को, और उनको मौका देते हैं कि वो लूट मार करें। वो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक चांद दे रहे हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको। अदरवाइज मैं समझता हूँ एक अदारा जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो कायम है, उसको रहना चाहिए। हाँ ये ठीक है, उसको गैर जानबदार रहना चाहिए। ये हम भी कहते हैं कि गैर जानबदारी जो है वो हर सूरत में होनी चाहिए और किसी को किसी की जानबदारी नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ जो अपोजिशन की तरफ से आ रही है सामने वो ये है कि बाय डिज़ाइन कोशिश की जा रही है कि एक कमज़ोर पार्लियामेंट सामने आए, एक हंग पार्लियामेंट आए जो इतनी ताकतवर ना हो और उससे अपने मर्जी के जो नताइज हैं वो हासिल किए जा सके। देखें खजाना साहब, ये तो अवामी राय की तजलील है। मैं समझता हूँ कि अगर अवाम से राय लेने के लिए कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको ये बात नहीं करनी चाहिए, उनको अवाम पे एतमाद करनी चाहिए। अवाम जिसके हक में फैसला देंगे वही इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये कह दिया है कि जो भी वोट के जरिए इक़्तिदार में आएगा मैं उसके साथ तावन करूंगा और उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल में ये हरफ आखिर है और इसके बाद तो कोई शायबे वाली बात बकाया नहीं रह गई। अब पॉलिटिकल स्लोगन बनाने के लिए और इलेक्शन के अंदर वो एक फस क्रिएट करने के लिए और एक नारा बनाने के लिए अगर कोई इस किस्म की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि ये वो रवायती अंदाज है। हालांकि अगर धांधली की बात है तो मेरे ख्याल में धांधली के मूजद जो है इस मुल्क के अंदर इलेक्शन धांधली के वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और जितनी बदतरीन धांधली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। चलें आखिर में मुझे आगे साहब एक तरह मुख्तसरन ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चांसेस के हवाले से आप क्या कहेंगे ओवरऑल पाकिस्तान में? इंशाल्लाह आप देखेंगे हम तो कारकर्दगी की बुनियाद पे जनाब मैदान में आए हैं। हमारा मंशूर भी आपके सामने है, हमने उसके अंदर भी कारकर्दगी की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, और आइंदा भी हमारा जो मंशूर ये कह रहा है कि हम इस मुल्क के अंदर इक्तसादियात को बेहतर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इस मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान को दफाई तौर पर भी इस्तेकाम देंगे। बहुत तो ये बात की है भाई। आगा साहब बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे सेनेटर कामिल अली आगा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत, और वो हमें तफसील से अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बता रहे थे कि उनके जो इलेक्शन में चांसेस हैं खासे ब्राइट हैं। अब कैसा होगा सिलसिला और क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होना चाहता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसमें आप अपने कमेंट्स जो हैं वो आप हमें अपनी ईमेल्स के ज़रिए दे सकते हैं, विच इज़ israr@ptv.com.pk। इसके साथ ही प्रोग्राम को अब ख़त्म करते हैं। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुरदम बतो माए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरा किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।